गल्फ वॉर 1990s में हुआ था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स तभी नहीं थे, और तब भी मार्केट एकदम प्राइम कंडीशन में था, अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, एफआईआईज इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे थे, बुल मार्केट था, बहुत सारी चीजें थी, और इन नो टाइम वो बुल मार्केट जो था वो बेयर मार्केट में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद 1996 का एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ, और तकरीबन 98-99 तक वो बेयर मार्केट कंटिन्यू रहा, तकरीबन 5 साल के आसपास यू कैन सेफली से दैट कंटिन्यूड। अब खाड़ी का जो युद्ध था उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट था इंडिया पे, क्योंकि हम ऑयल डेफिशिएंट कंट्री है, इस पॉइंट को हमने पहले भी बहुत बार कवर किया है, और हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, तो हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट थी, और क्योंकि उसके प्राइजेस ऑयल के स्काई रॉकेट हुए थे, हमारी इकोनॉमी ने बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगता था, वी पेड अ बिग प्राइस। लेकिन उसके बाद एक नया सेक्टर का जन्म हुआ जिसको आईटी कहते हैं, और 98-99 में सडनली आईटी सेक्टर वहां से खड़ा हो गया, और वहां से एक नया बुल रन शुरू हुआ, क्योंकि एक नया सेक्टर इंडिया ने डिस्कवर किया और इंडियंस ने उसके अंदर में वेल्थ क्रिएट की। तो क्या इसका पैरेलल अभी आप जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उससे देख रहे हैं? हाँ, मैं वो पॉइंट को थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा, ताकि क्योंकि ये पॉइंट बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो शायद उनके पास इस चीज की जानकारी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दायित्व है कि मैं उसके पर कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेंड करके उनको एक पर्सपेक्टिव बताऊं, ताकि एटलीस्ट उनको वो समझ में आए कि हम ये ओपिनियन क्यों दे रहे हैं। ये मेरा खुद का कॉइन किया हुआ है, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लाइटली ले सकते हैं, बट जस्ट फॉर रेफरेंसिंग है कि इंडिया को ईगो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया को ईगो इंपोर्ट करना पड़ता है। ईगो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड और ऑयल। ये तीन चीज इंडिया डिपेंडेंट है वर्ल्ड पे, और ये हमारा 80% मोटा मोटा इंपोर्ट बिल का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम देखें कि हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, यूक्रेन का वॉर हुआ, तो यूक्रेन के वॉर में उस टाइम उसको पहले स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा जा रहा था, वो स्पेशल से कब वॉर में कन्वर्ट हो गया और प्रोलॉन्ग्ड वॉर में कब कन्वर्ट हो गया पता नहीं लगा। लेकिन उस वॉर में से हमने क्या सीखा कि एक सप्लाई चेन जो थी वो टूट गई, उसकी वजह से जो मेटल्स थे, दूसरी अदर रॉ मटेरियल्स थी, उनकी प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट हो गई, और पूरा जो बिजनेस का इकोनॉमिक्स था वो खराब हो गया। उसका खामियाजा हमको 6 से 9 महीने भुगतना पड़ा। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड इज वेरी एफिशिएंट ग्लोबल, हमने ये सप्लाई चेन फिर से 9 महीने में जोड़ ली, प्राइसेस फिर से रिलैक्स होना शुरू हो गए, और बुल मार्केट फिर से कंटिन्यू हो गया। ये हमारा लास्ट जी, और लास्ट एक्सपीरियंस हमारा जो था वो वॉर से पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इसको कहते हैं रीसेंसी बायस्ड। रीसेंसी बायस्ड का मतलब होता है कि जो लास्ट हुआ होता है वही हमको याद रहता है, पुराना हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए ये दो पैरेलल मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि खाड़ी का युद्ध जो था उसमें हमने खामियाजा भुगता था, 5 साल तक के ऊपर तक बेयर मार्केट मेंटेन रहा, ओके, और यूक्रेन युद्ध सिर्फ 9 महीने में समझ गया मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि युद्ध अभी भी चल रहा है। अब आते हैं इजराइल वॉर पे। पहले तो मैं एक चीज लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी भी वॉर के टाइम पे कोई भी साइड ना पिक करें, क्योंकि जब बच्चे और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है तो वो ह्यूमन रेस का ही नुकसान होता है, तो इसमें साइड्स पिक नहीं करनी चाहिए, और कोई भी ऐसे वायलेंट चीजों को कंडेम करना चाहिए क्योंकि ह्यूमन रेस के लिए अच्छा नहीं होता। अब इजराइल के वॉर के बारे में बात करें तो एक ये प्रॉब्लम 1000 साल बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट से चली आ रही है। देखिए इसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद कैसी है। 1000 years बिफोर क्राइस्ट वॉज बोर्न, तब से प्रॉब्लम है। कितने साल गुजर गए, कितनी सदियां गुजर गई, ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। इस प्रॉब्लम की क्वालिटी आप देखिए, 3 बड़े स्पिरिचुअल मैसेंजर्स ऑफ गॉड जिनको कहते हैं उसी एरिया के अंदर में आए, तब भी शांति बहाल नहीं कर पाए। तो मैं इस चीज का जवाब सवाल से करना चाहूंगा कि जब 3 स्पिरिचुअल और मैसेंजर्स ऑफ गॉड वहां की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए,
क्या लगता है आपको, हमारे ओपिनियन से या हमारी सूझबूझ से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? जी, अभी तो हमें शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचना है, ये सोचना है कि हमारे ऊपर असर कितना होने जा रहा है। जी। तो अगर आप एक ह्यूमन रेस को एक ह्यूमन बॉडी की तरह देखते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगा। मैं कोई वॉर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो मुझे डेटा मिल रहा है उससे, कि हम जैसे विक्स देखते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स देखते हैं, और मार्केट में आने वाली किसी इवेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे मेरे पास भी एक बैरोमीटर है जो मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। बहुत कॉमन चीज़ है, मैं सिंपल टूल्स यूज करता हूँ चीज़ों को समझने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैं बिलीव नहीं करता। डिवाइसिव इंडेक्स, वर्ल्ड आज कितना डिवाइडेड है, ओके। तो अगर इस इंडेक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, यू विल रियलाइज दैट आज की तारीख में वर्ल्ड में डिवाइसिव इंडेक्स हाईएस्ट है। और पर्टिकुलरली इस मामले में तो सबसे ज़्यादा ये इंडेक्स काम कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा अपने पीक पर होगा। पीक पर होगा, एब्सोल्युटली। और जब डिवाइसिव इंडेक्स सबसे पीक पे जब होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल होता है, और कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने का और डीपन होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। और इसमें लॉस ऑफ लाइफ्स तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि इतना ओपिनियन हमारा कॉन्फ्लिक्टेड है कि हर आदमी कोई साइड पिक कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जो व्यूअर्स ये सुन रहे हैं, कि प्लीज वॉर में किसी की भी साइड पिक मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नुकसान ह्यूमन रेस का होता है, ओके। एंड पीस इज द ओनली वे दैट द मैनकाइंड कैन प्रोग्रेस। और आपका जो सवाल मार्केट पे था, मार्केट इनको बहुत क्लोजली दिखता है। मार्केट एक कैपिटलिस्टिक सोच होती है, उसमें माइक्रो और मैक्रो दो फैक्टर्स होते हैं, और माइक्रो फैक्टर्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, अभी बहुत ही बढ़िया है। जी। पॉलिसी लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारा माइक्रो है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट विल बी रेजिलियंट, लेकिन यहां से फॉल नहीं आएगा या करेक्शन नहीं आएगा, ये आई थिंक विल बी अ रॉन्ग असेसमेंट।